जय हिंद फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के एडिटोरियल डिस्कशन के वीडियो में आज है फ्राइडे 25 नवंबर एंड दोस्तों तीन इश्यूज रोज की तरह आज हम तीन इश्यूज डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे तीनों इश्यूज हैं। देखिए, एक आर्टिकल तो अगेन एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड रहेगा, हिंदू में आया है, क्वेश्चन आंसर राउंड के बेसिस में, इंटरव्यू के बेसिस में ये आर्टिकल आया था। फ्राइडे को अक्सर एक आधा आर्टिकल ऐसा ही होता है जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक वीक में रहा होता है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आंसर के राउंड में, इंटरव्यू के राउंड में आर्टिकल आया जाता है। COP27 हुआ है, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। तो अब सवाल हमारे सामने ये उठता है कि ठीक है, सारी बातें हमने सुन ली, सारी बातें समझ ली, ग्रीन एनर्जी बहुत ज़रूरी है, रिन्यूएबल एनर्जी में हमको ट्रांजिशन लेके आना बहुत ज़रूरी है, एवरीथिंग फाइन। क्या गरीब देश, क्या डेवलपिंग देश, कैन दे अफोर्ड टू गो ग्रीन, इसके बारे में बात करेंगे। देन एक आर्टिकल बिजनेस लाइन में से हम डिस्कस करेंगे। अगेन ये आर्टिकल रिलेटेड टू जुडिशरी है। बात करेंगे बैकलॉग और पेंडेंसी ऑफ केसेस की, जो कि हमारी जुडिशरी में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। एंड देन एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। अगेन G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है। अब G20 की प्रेसिडेंसी को लेके बहुत हमने कवरेज करी भी है, हमारे चैनल पे काफ़ी आर्टिकल्स भी आए हैं। अब G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, उसे बहुत लेवरेज इंडिया उठा सकता है, डेवलपिंग वर्ल्ड के राइट्स के लिए, डेवलपिंग वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट हैं उनके लिए इंडिया आवाज़ उठा सकता है। लेकिन एज फार एज मीटिंग द टारगेट्स टुवर्ड्स SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जहाँ पे बात करें, कैसे इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी का लेवरेज उठा के इंकरेज कर सकता है और इंस्पायर कर सकता है दुनिया भर में सब देशों को टू रीच टुवर्ड्स दी SDG गोल्स टुवर्ड्स 2030। And the question of the day will be towards the end of the video. Now, let's start the discussion. Can poor countries afford to go green? अब देखिए दोस्तों, अब अभी रिसेंटली शर्म एल शेख में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी कंक्लूड हुआ है, देखिए कुछ ज़्यादा एम्बिशियस बातें तो नहीं आई हैं और काफ़ी कमेंटेटर्स ने इनफैक्ट यही कहा है कि भी ज़्यादा एम्बिशियस बातें नहीं हैं। अगेन वही पुरानी बातें हैं जो सामने रखी गई हैं। डेवलप्ड देश जो हैं वो अभी भी डेवलपिंग देशों का ही गला पकड़ रहे हैं कि भाई आप कमिट करो कि आप कोल को कम्प्लीटली फेज आउट कर दोगे, और डेवलपिंग देश लेड बाय इंडिया वो ये कह रहे हैं दैट लुक अभी हम कम्प्लीटली तो फेज आउट नहीं कर सकते हैं कोल को, हम फेज डाउन कर सकते हैं, ग्रेजुअली वी विल फेस आउट कोल ऑल टुगेदर एंड शैल बी इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। अब लेकिन एक अच्छी बात जो हुई है वो ये है कि 200 कंट्रीज ने, 200 कंट्रीज ने शपथ ली है, प्लेज किया है कि भाई हम एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे। देखिए 2009 से कोपेनहेगन में जो COP15 हुआ था 2009 में, तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि भाई जो डेवलप्ड देश हैं वो हर साल डेवलपिंग देशों को 2020 के बाद $100 बिलियन देंगे। अब लेकिन ये बातें थी, लेकिन कोई कंक्रीट फंड नहीं था जो कि मॉनिटर कर सके डेवलप्ड देशों की इस कमिटमेंट को कि हाँ वाकई में वो पैसे आ रहे हैं। चलो ये फंड बना दिया। सवाल ये है कि ये फंड में पैसे कहाँ से आएंगे, कौन लेके आएगा, क्या मैकेनिज्म है फंड में पैसे लेके आने का, वो बातें अभी भी इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में डिस्कस नहीं करी गई थी। और डेवलप्ड देशों ने बोला दैट देखो हमने फंड बना दिया है, अब हमारी यहाँ पे ये कमिटमेंट खत्म हो जाती है। मतलब क्या यहाँ पे उनकी कमिटमेंट खत्म हो जाती है? वो कह रहे हैं कि डेवलपिंग देशों को कि भाई द बॉल लाइज इन योर कोर्ट, कि आप कमिट करो कि आप कोल को कंप्लीटली फेज आउट कर दोगे, कि हम आपको पैसे, हम आपको चेक्स काट के नहीं देते रहेंगे, हम आपको पैसे नहीं देते रहेंगे जब तक आप कोल से बिजली का उत्पादन करेंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? आज एकदम से हम सारी की सारी जो एनर्जी है, सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है, रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं लेके आ सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें, देखिए क्लाइमेट चेंज तो रियलिटी है, ये तो हम सबको पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। और डेफिनेटली जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस डिजास्टर्स हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो लड़ाई है वो उसमें भी बहुत हमको पैसे चाहिए। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस डिजास्टर करके भी बहुत लॉसेज हो रहे हैं, खास करके गरीब देशों को, वल्नरेबल कंट्रीज को। आने वाले समय में तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। नहीं लग रहा कि दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही जाएगा। इनफैक्ट IPCC की जो रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 4 डिग्री से ज़्यादा भी जा सकता है। कि अगर अभी 20 डिग्रीज है एवरेज टेम्परेचर ग्लोबली, तो मे बी बाय 2100 हम तो चलो नहीं रहेंगे जिंदा, लेकिन 24 डिग्रीज भी हो सकता है, मतलब मिसाल के तौर पे। बहुत हमारे पास अब साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है जो कि बताता है दैट द कॉस्ट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड इवन द कॉस्ट ऑफ हैविंग दिस ट्रांजिशन for green energy, that is going to be very high. The question of weighing the relative costs of trying to mitigate climate change against the cost of climate change impact is more complex. ठीक है, आप ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन के टुवर्ड्स आप ओरिएंट कर सकते हो, अपनी ग्रीन हाउस गैस जो आपकी मिशंस है उसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं, बट दैट ऑल्सो कम्स विद अ कॉस्ट। नाउ वेदर दैट कॉस्ट इज मोर और वेदर द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इज मोर, ये सवाल, यानी कि ये दोनों सवाल हम सबके सामने हैं कि या तो आप
अभी कुछ पैसे इन्वेस्ट करें ताकि आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने जैसे बात करी भी थी कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेशन में, पेड़ पौधे लगाने में तो इतने पैसे नहीं लगते हैं, टेक्नोलॉजी में पैसे लगते होंगे, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे रूरल लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व करके अगर हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, एफॉरेस्टेशन ड्राइव को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें तो पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन ये आपने तय करना है कि कहाँ पे ज़्यादा पैसे भरना चाहते हैं, या तो मिटिगेशन कॉस्ट में, या फिर बाद में जब क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर होगा उसके बाद अपने शहर को, अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को रिहैबिलिटेट करने में। ये बात एक सोचने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द लोअर एमिशन एनर्जी सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। ये एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। इनफैक्ट जो कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैं वो भी अब थोड़ा कम हो गई है, दैट हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ देशों में तो जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो बिजली हम जनरेट कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है दैट इज मच लेस दैन द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। तो इस करके यहाँ पे इकोनॉमिक सेंस तो बनता है कि हम इन्वेस्ट करें ऐसी टेक्नोलॉजीज में, लेकिन ये ट्रांजिशन आसान नहीं होने वाला और ये बहुत महंगा होने वाला है, कॉस्टली होने वाला है। ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसमें केवल मिटिगेशन कॉस्ट नहीं आते। ऑफन द फोकस इज सोली ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मिटिगेशन। तो मिटिगेशन कॉस्ट तो है लेकिन दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ दिस फाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इवन 15 years ago we could not have anticipated the sharp drop in solar prices that we are seeing today. Now that is a good thing. भी 15 साल पहले ये बात इमेजिन भी करना कि सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे इतने बड़े स्केल में, ये शायद अनइमेजिनेबल था, लेकिन आज वो इमेजिनेबल है, आज वो चीज़ पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बात हम समझे कि मिटिगेशन कॉस्ट इज ओनली अ पार्ट ऑफ दिस फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज दे हैव टू, उनको सफर भी ज्यादा करना पड़ता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड उनको ज्यादा पैसे लगाने भी पड़ेंगे अगर ये ग्रीन ट्रांजिशन के टुवर्ड्स मूव करना है। एंड दैट ऑल्सो कमिंग एट अ टाइम जब बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अभी लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं अटेन कर पाए हैं, पर कैपिटा इनकम अभी इतना इंक्रीज नहीं हो पाया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी इतना नहीं हो पाया है। तो हाउ पॉसिबल इज इट, सवाल हमारे सामने है कि कितना पॉसिबल है टू बिल्ड दिस विद ओनली रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। क्या उसके चलते अगर हम केवल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज पे हम फोकस कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल एक डिबेट यहाँ पे ये भी आ जाती है दैट अगर डेवलप्ड देशों ने फॉसिल फ्यूल का इतना उपयोग किया है, इतना इस्तेमाल किया है विकसित होने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी हमको क्यों ना मिले, डेवलपिंग देशों को भी। ठीक है, ये सवाल हमारे सामने आ जाता है। आसान नहीं है लेकिन जरूरी है डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। और यहाँ पे हम, अगर हम भारत की बात करें, हम यहाँ पे जिम्मेवारी के साथ अपनी ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो निभा भी रहे हैं। देखिए, डेवलपिंग देशों को स्कूल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, सड़कें चाहिए, घर चाहिए। अब भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास एक परमानेंट हाउस नहीं है रहने के लिए, परमानेंट रूफ नहीं है, छत नहीं है रहने के लिए, वो अभी भी सड़क पे सोते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो। क्या ये पॉसिबल होगा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ केवल कि हमारे पास स्कूल, अस्पताल, रोड्स, जॉब्स, हाउसिंग ये सब आ जाए? नहीं, मुश्किल होगा। हमको और सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी चाहिए जो हमको फॉसिल फ्यूल से ही मिलेंगे। लेकिन क्या हमारे पास वो लग्जरी है, क्या हमारे पास वो लेवरेज है कि हम फॉसिल फ्यूल्स का अनगिनत इस्तेमाल करें जैसे विकसित देशों ने किया? नहीं, वो भी नहीं है हमारे पास। नाउ व्हाट डज द डेवलपिंग वर्ल्ड डू देन? हमको वी हैव टू परस्यू मोर डेलिबरेट, पर्पसफुल एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि अब देखिए, अब डेवलप्ड देशों ने तो वो जिम्मेवारी नहीं दिखाई, वो तो अंधाधुंध नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे, फॉसिल फ्यूल्स को एक्सप्लॉइट करते रहे। लेकिन अब हमको ये जिम्मेवारी दिखानी पड़ेगी कि हमने डेवलप भी होना है और हमने जितना हो सके, जितना कम हो सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है फॉसिल फ्यूल्स का। अगेन बात वही आती है, ये इजी नहीं होगा बट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुश्किल होगा लेकिन बहुत ज़रूरी है। द डेवलपिंग वर्ल्ड इज मोर वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड आई एम श्योर अभी तक आप इस बात को समझ भी गए होंगे, बिकॉज बहुत बार हमने ये बात डिस्कस भी करी है कि जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो हम आइलैंड स्टेट्स की बात करें, आइलैंड कंट्रीज की बात करें, जैसे सी लेवल बढ़ रहा है तो ये जो लो लाइंग स्टेट्स हैं, इवन अगर मैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन की भी बात करूं, इनको ज़्यादा खतरा है बढ़ते हुए सी लेवल से। आर्कटिक और अंटार्कटिक की जो आइस कैप्स है वो मेल्ट कर रही हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, फ्लड, साइक्लोन्स, ये प्रॉब्लम आती रहेंगी। ठीक है, और हमको अपना जो कार्बन बजट है, अब कार्बन बजट में से इतना सारा कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतना सारा कार्बन तो ऑलरेडी डेवलप्ड देश यूटिलाइज कर चुके हैं, लेकिन हमको भी नेसेसरी है कि हम भी अपना जो फेयर यूटिलाइजेशन है अपने कार्बन बजट में से कार्बन का, उसको हम यूटिलाइज करें। लेकिन ये सोच के कि आने वाले समय में हमने अडैप्ट भी करना है इस रियलिटी के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ।
अब ऑब्लिगेशन फॉर लो कार्बन पाथ, क्या ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर लो कार्बन पाथ की? देखिए हमारे पास अगेन जैसे बात अभी मैंने करी कि हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, वो सुविधा नहीं है कि हम अंधाधुंध फॉसिल फ्यूल को यूज़ करें, ठीक है, कोल हो चाहे वो ऑयल हो, इन चीज़ को हम अंधाधुंध यूज़ करें। आने वाले टाइम में हम चाहेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो, हम डेफिनेटली कोल से बिजली का उत्पादन नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर हम सारे एक हाई कार्बन पाथ चूज करेंगे टू डेवलपमेंट, वो भी फिजिबल नहीं है। देखिए हाई कार्बन पाथ से आप डेवलप तो हो जाएंगे, जैसे डेवलप्ड देश हुए थे, इंडस्ट्रियलाइज तो हो जाएंगे, लेकिन इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज उसका उस चीज से तो आप नहीं, उस चीज को आप इग्नोर कर सकते ना, वो चीज तो रियलिटी है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि या तो आप एक हाई कार्बन पाथ फॉलो करें जहां पे आपका डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन भी हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन साथ के साथ जो इंपैक्ट्स हैं ऑन द क्लाइमेट चेंज, इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वो भी बढ़ रहे हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। या फिर एक लो कार्बन पाथ फॉलो करें जहां पे इतनी तेजी से आप विकसित नहीं होंगे, लेकिन वातावरण पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं बनेगा। अब ये एक डिलेमा है, तो हमको एक मिडिल पाथ, यहां पे सस्टेनेबल पाथ फॉलो करना पड़ेगा, जहां पे हमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है जो कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आगे लेके जा सकें और हम एक लेस कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमी बन सकें। अपने शहर, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं तो जैसे अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, जैसे हम चंडीगढ़ में रहते हैं, जैसे हमारा जो ऑफिस है चंडीगढ़ मोहाली में है, ट्राई सिटी हम इसको कहते हैं, तो यहाँ पे आज मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि हर रोज 120-130 गाड़ियां ऐड हो रही हैं, हर एक घर में 3 से 4 गाड़ियां होती हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? चलो ये तो मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर बाकी जो महानगरियां हैं, दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, वहां पे भी ऐसा हंगामा है, वहां पे भी क्योस है। कहीं ना कहीं बिहेवियरल चेंज लेके आना होगा। अब अगेन ये कहना आसान है कि गर्मी में आप साइकिल पे अपने ऑफिस चले जाएं जब 40-45 डिग्री का टेम्परेचर हो, लेकिन अभी थोड़ा मौसम ऐसा है कि अभी चलो थोड़ा सर्दी आ रही है, ठंडा मौसम है, टेम्परेट मौसम है, तो अभी शायद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, या पैदल जा सकते हैं अपने ऑफिस में, या साइकिल पे जा सकते हैं। वैसे भी कोविड के टाइम पे तो हर कोई साइकिल चला रहा था, है ना, किसी को भी देखो बाहर, कहने को तो लॉकडाउन था लेकिन हर कोई साइकिल चला रहा था। बट बहरहाल एक बिहेवियरल चेंज लेके आना भी बहुत जरूरी है, जहां पे हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें, बिहेवियरल चेंज लेके आना भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। अब मिटिगेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये कोई नहीं कह रहा कि मिटिगेशन शुड बी द डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी, यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, आपने डेवलपमेंट करनी है। देखो एक सर्टन सेंस ऑफ अगर एडजस्टमेंट की, देखिए फर्क है ना, आप एक तो होता है सिचुएशन में एडजस्ट करते हैं, एक होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। लेकिन एक है कि आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपका माइंडसेट भी डिफरेंट होता है जब आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं है, बट जब आप एडजस्टमेंट सिचुएशन में है। ये कोई नहीं कह रहा कि मिटिगेशन शुड बी द डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट पॉलिसी। सवाल ये है कि कैन यू अप्रोच दिस एज अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, जहां पे आप ये देखना चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट भी चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। डेवलपमेंट में ग्रोथ भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, लेकिन डेवलपमेंट में एयर पोल्यूशन भी है, डेवलपमेंट में फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी हैं। तो अब अगेन कितना ज़्यादा आप अकोमोडेट कर पाएंगे मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में, ये बात अगेन एक जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके सामने ये सवाल खड़ा उठता है, ठीक है। इतना इजी नहीं होगा, लो कार्बन इंटेंसिव जो हम लो कार्बन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं उतना आसान नहीं होगा। फिर एक बात आती है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है या जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज है, क्या ये बिल्कुल इनका कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है? नहीं, एनालिसिस ये बताता है कि इनका भी कार्बन फुटप्रिंट है लेकिन कम है एज कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन और ऐसे बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं, हम बैटरीज की बात करते हैं, सम जैसे बैटरीज हैं, क्रिटिकल बैटरीज हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, रॉ मटेरियल जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं, जो कि एज अ कंपोनेंट काम आते हैं इनको, इनका एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए, सोलर पैनल्स हो या विंड मिल्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका इम्पैक्ट तो बाद में ही पता चलेगा, बिकॉज ये चीज़ें अभी बनाई जा रही हैं। तो जो नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो तो हमेशा इवॉल्व करता है, टेक्नोलॉजी कभी भी फुल प्रूफ नहीं होती है, हमको इनोवेशन लेके आनी पड़ती है। जो भी देखिए, जो भी ऐसे कंसर्न्स इमर्ज होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, उसको कैसे कंटेन किया जा सकता है, उसके लिए भी इनोवेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो ये एक हमारे सामने सवाल जरूर है कि क्या कार्बन फुटप्रिंट ग्रीन टेक्नोलॉजीज का ज्यादा नहीं है? तो डेफिनेटली यहां पे ये जो चीज है ये भी सोचने वाली है। थिंक अबाउट इट, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वे इन विच वी थिंक अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज कॉमन्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जो सेंट्रल बात है ना इस आर्टिकल में, जो यहाँ पे ये मेंशन्ड है, देखिए कोई भी देश विकसित नहीं हुआ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जर्मनी हो, जब तक उसने अपना जो कार्बन स्पेस है, जो कार्बन बजट को ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया, ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं किया। उन्होंने भी ज़्यादा एग्जॉस्ट किया है, तभी जाके वो विकसित हुए हैं, तभी जाके वो डेवलप हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी थोड़ा सा, अब लो कार्बन पाथवे की तो बात हो रही है,
बट कहीं ना कहीं हमको भी जो यूटिलाइजेशन है फॉसिल फ्यूल्स का या अपने जो शेयर है कार्बन बजट का उसको बढ़ाना पड़ेगा अगर हम भी एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बनना चाहते हैं। क्योंकि और कोई देश रिकॉर्ड अब या अगर हम कर जाएं लो कार्बन पाथवे में तो ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमने नेट जीरो भी अचीव कर लिया, ठीक है, हमने लो कार्बन पाथवे फॉलो करके हमने डेवलपमेंट लेवल्स भी अचीव कर लिए। पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली हमको कार्बन स्पेस को ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा बिकॉज हिस्ट्री इज एविडेंट फॉर दैट। मोर फॉसिल फ्यूल टू द पुअर, तो एंड में ये बात करी गई है कि अगर 1 टन ऑफ कोल हो, 1 टन ऑफ फॉसिल फ्यूल हो, अगर आप वो गरीब देशों को देते हैं, गरीब लोगों को देते हैं, तो शायद उसका ज्यादा वेलफेयर है। सोचिए अभी भी कितने देश होंगे, कितने सारे ऐसे गांव होंगे अफ्रीका में होंगे जहां पे बिजली नहीं आती होगी। इंडिया में तो चलो बिजली आ रही है, तो अब कोल अगर वहां पे बर्न करके बिजली आती है तो उनको क्या लेना देना ग्रीन एनर्जी से, सोलर एनर्जी से? वो उस लेवल तक पहुंचने में उनको तो टाइम लगेगा ना, पर पहले इलेक्ट्रिसिटी तो आए। तो यहां पे सजेशन दिया गया कि जो गरीब देश हैं दे शुड ऑल्सो, उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो फॉसिल फ्यूल को यूटिलाइज करें। लेकिन अब क्योंकि अब यहां पे अनुभव है बाकी देशों का कि फॉसिल फ्यूल को ज्यादा यूटिलाइज करके वातावरण को बहुत हार्म हुआ है, बहुत इंपैक्ट हुआ है, तो उनको कोशिश भी करनी चाहिए कि वो अपनी मिशंस को कैसे लिमिट कर सकते हैं और साथ के साथ डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर सकते हैं। और देखिए हमने भी अभी इन द पास्ट वी हैव मेड द मिस्टेक ऑफ फोकसिंग ऑन डिप्लॉयमेंट। अब अगेन एक सेंट्रल बात यहां पे आती है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पे भी भारत को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी लेबर इंटेंसिव है, इसमें भी बहुत पोटेंशियल है बहुत सारे लोगों को जॉब सेक्टर में अब्सॉर्ब करने का। केवल रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय नहीं करनी है बट इसको यहाँ पे इंडिजिनसली बनानी भी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस आर्टिकल में मेंशन थी। देन अगला आर्टिकल यहाँ पे बर्डन जुडिशरी की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जुडिशरी हमारे डेमोक्रेसी की बात करें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जुडिशरी में होता है लोगों को। चलो लोगों को लगता है कि भाई अगर हमको पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा, एडमिनिस्ट्रेशन से न्याय नहीं मिल रहा, अगर हमारा विधायक जो है या हमारा एमपी है वो करप्ट है, सरकार करप्ट है, जुडिशरी पे भरोसा है कि जुडिशरी हमको ज़रूर इंसाफ देगा। ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा है, भरोसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या जुडिशरी उस रास्ते पे खड़ा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, ये बात भी सोचने वाली है। देखिए ये बात जग जाहिर है और ये बात बहुत फेमस भी है कि हमारे यहाँ पे जो केसेस की पेंडेंसी है वो बढ़ती ही जा रही है। आपको याद होगा आज से कुछ 6 साल पुरानी बात है, 6 साढ़े 6 साल पुरानी बात है, उस वक्त टीएस ठाकुर जी चीफ जस्टिस इंडिया के, तब नए नए रिटायर ही हुए थे वो, अप्रैल 2016 की बात है मुझे याद है। तो एक इमेज बहुत वायरल हुई थी, न्यूज़पेपर में भी आई थी, जहां पे वो मोदी जी के सामने रो रहे थे और वो ये कह रहे थे दैट जुडिशरी के पास बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम क्या करें, स्टाफ क्रंच बहुत ज़्यादा है। केवल हम बड़े बड़े अखबारों में या बड़ी बड़ी डिबेट्स में ये बातें सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि जुडिशरी के पास बहुत बैकलॉग है केसेस का, पर करो तो क्या करो, इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है? अब अगर हम यहाँ पे आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे एक सवाल, एक अनस्टार्ट क्वेश्चन था जो कि राज्यसभा में उठाया गया था जुलाई 21, 2022 को। उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे आंकड़े बताते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है वो 72,000 से ज़्यादा है। हाई कोर्ट्स में अब यहाँ पे आप देखिए अपने आप 15 यानी कि यहाँ पे 59,45,709 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करोड़ों में केस पेंडिंग है। आपके सामने आंकड़े हैं, कितने सारे केसेस पेंडिंग है। यानी कि हो सकता है कि ऐसे भी केसेस हो जहाँ पे इंसान 20 साल से केस लड़ रहा हो, शायद उसकी अब मृत्यु हो गई हो, मर गया हो और अभी भी केस उसके नाम पे चलता आ रहा है। क्या करो? क्या फिर इंसाफ को आप जल्दी 20 मिनट्स में या 10 मिनट्स में होम डिलीवर करो? जोमेटो की डिलीवरी 10 मिनट्स में हो सकती होगी, स्विगी की डिलीवरी हो सकती होगी, इंसाफ तो 10 मिनट में डिलीवर नहीं हो सकता। एक बात हम समझें, जस्टिस स्विफ्ट होना बहुत जरूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो वहां पे एक सेंट्रल रोल हमारी जुडिशरी भी प्ले करेगी, जहां पे हम स्विफ्टली जस्टिस कर सकते हैं, रेजोल्यूशन जो है जल्दी लेके आ सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में आप अपनी जजमेंट सुना दें तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ न्याय होगा। यहां पे एक बड़ी अच्छी सेइंग यहां पे कही गई है, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, यानी कि जल्दबाजी में दिया गया जो इंसाफ है, जो निर्णय है, यानी कि वो तो ऐसा ही है कि बस आपने उस फैसले को दफना दिया, बरी कर दिया। ये सोल्यूशन नहीं है। जजेस को प्रॉपर हियरिंग देनी होगी लिटिगेंट्स को। अब चाहे वो सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, अदरवाइज जो लिटिगेंट्स हैं वो तो अपना भरोसा ही भूल जाएंगे, वो तो अपना भरोसा खो बैठेंगे जुडिशरी पे। अब अगर एक आम नागरिक से आप पूछेंगे तो वो शायद पुलिस पे इतना भरोसा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको फिर भी कुछ हद तक भरोसा जुडिशरी पे होगा कि चलो जुडिशरी में चाहे मेरा केस 5 साल 6 साल लटका रहेगा, लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ इंसाफ जरूर मिलेगा। और अब जजेस अगर ये बोले कि भाई क्या करें, अगर पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, अगर हम जल्दी इसको अगर हम इसका यहाँ पे इंसाफ नहीं देंगे, अगर हम स्विफ्ट जस्टिस नहीं दे पाएंगे तो केसेस और बढ़ते रहेंगे, तो भैया उनके पास भी एक बर्डन है।
लेकिन ये कोई लेजिटिमेट रीजन नहीं हुआ कि हम इस करके स्विफ्ट जस्टिस दे रहे हैं ताकि हमारी पेंडेंसी कम हो जाए। अब यहां पे ना एक कंसेप्ट डिस्कस करा गया है, जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट। देखिए, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे हम पढ़ते हैं, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे हम पढ़ते हैं। यानी कि देख लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला कि भाई उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हो सकता है। कोई कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना है, अब वहाँ पे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेस, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट हो फॉर एग्जांपल, तो EIA में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में क्या देखा जाता है कि उसका क्या वातावरण के ऊपर क्या उसका प्रभाव होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या लोग डिस्प्लेस तो नहीं होंगे, जानवर डिस्प्लेस तो नहीं होंगे, पेड़ पौधों को तो नहीं डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वहाँ का जो लोकल फ्लोरा फौना है उसके ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें देखी जाती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। उसी तरह से यहाँ पे इस आर्टिकल में एक नई टर्म यहाँ पे जो पढ़ने को मिली है वो है जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे, कि ये एक तरीका है जिसके चलते जो पेंडेंसी है केसेस की उसको हम चेक कर सकते हैं। केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हर साल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, केसेस कम नहीं हो रहे हैं। कितने सारे केसेस कोरोना के टाइम पे, उनके पैंडेमिक के टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो चलो चल रही थी, लेकिन बहुत सारे केसेस के ऊपर तभी भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। सोचिए 2 साल में और कितने जो बैकलॉग था केसेस का बढ़ गया होगा। तो हम जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट एज अ टूल अगर यहाँ पे लेके आए और उसके चलते थोड़ी अपनी जो प्रैक्टिस है जुडिशरी में और स्ट्रीमलाइन कर सकें, तो क्या ख्याल रहेगा। तो जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट सिंपली स्पीकिंग एक एक्सरसाइज है जहां पे हम असेस कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इतनी पेंडेंसी केसेस की है तो और क्या एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इतनी ज़्यादा लिटिगेशन को मैनेज करने के लिए, कि क्या स्टाफ की कमी है, कोई स्टाफ का क्रंच आ रहा है। अगर ज़्यादा स्टाफ चाहिए तो स्टाफ हम डिप्लॉय कर सकते हैं, स्टाफ रिक्रूट कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, या आउटसोर्स भी कर सकते हैं, या हमको अगर ज़्यादा कोर्ट्स बनाने हैं, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनाने हैं, तो ये सब चीज़ें तब स्टडी करी जाएंगी जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट में। और अकॉर्डिंगली ये फिर जो इनपुट्स हैं हायर जुडिशरी के पास जाएंगी और हायर जुडिशरी फिर कुछ ना कुछ फैसला ले पाएगी इसके ऊपर। अब ये जो जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसका आइडिया जो है, ये कंसेप्ट पहली बारी आया था जस्टिस वॉरेन वॉरेन बर्गर के द्वारा, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे अमेरिका के 1969 से लेके 1986 के बीच में। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट में एक सलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन केस था 2005 में, जहां पे पहली बारी की ज़रूरत है जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट की, उसको यहाँ पे मेंशन करा गया था। ये सजेस्ट किया गया था कि यहाँ पे एक फाइनेंशियल मेमोरेंडम अटैच किया जाए जहां पे पता लग सके कि कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने ज़्यादा आपको एडिशनल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कितने ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है जो कि ये केसेस को स्विफ्टली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और ये बात तो हमको पता है कि जुडिशरी एट ऑल लेवल्स, हायर लेवल है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, एट ऑल लेवल्स दे आर रीलिंग अंडर द प्रेशर ऑफ माउंटिंग अरियर्स ऑफ द केसेस। अब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो यहाँ पे ना जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, तो यहाँ पे फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि हर साल जो केसेस हैं वो और ज़्यादा फाइल किए जा रहे हैं, लेकिन जो डिस्पोजल ऑफ केसेस हैं वो और कम हो रहे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं जो फाइल हो रहे हैं, डिस्पोजल ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। पेंडेंसी तो बढ़ती रहेगी साल भर साल। और एंटायर बर्डन ऑफ एस्टैब्लिशिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और एस्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है तो वो बर्डन केवल राज्य सरकार के ऊपर क्यों हो। अब अगर हम कॉन्करेंट पावर्स की बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है आफ्टर ऑल, तो ये ऑब्लिगेशन तो केंद्र सरकार के द्वारा भी शेयर की जा सकती है अगर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, एडिशनल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जब आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जब आपका काम बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा लेजिटिमेट आपके पास सोल्यूशन क्या होगा कि आप और लोगों को हायर करेंगे, आपका जो HR डिपार्टमेंट है वो और लोगों को हायर करेगा ताकि जो काम है इक्वली डिवाइड हो सके। एक इंसान के ऊपर इतना बर्डन काम का आ जाए तो फिर वो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। अब अगर हम बोले कि एक जज दिन के रोज़ के हज़ारों केसेस डिस्पोज ऑफ करे तो वो एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। फिर वही बात आएगी ना कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, तो वो पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा लोगों को आप रखेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव क्रंच की बात आती है। अब जो प्लान है फॉर द बजट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इंडिया में, ये आमतौर पे जो रजिस्ट्री ऑफ द हाई कोर्ट्स है उसके द्वारा किया जाता है। एंड दीज आर मैन्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स, जिनके पास इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे बजट्स और अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो क्यों ना हम जो इंडियन अकाउंट सर्विसेज हैं, ऑडिट अकाउंट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, जो कि UPSC के एग्जाम के थ्रू ही सिलेक्ट किए जाते हैं, क्यों ना उनकी सर्विसेज को हम यहाँ पे वैल्यूबल यहाँ पे रखें, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं यहाँ पे हम ले पाते हैं। वो काम कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है। चलिए लास्ट आर्टिकल, यहाँ पे हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बूस्ट। देखिए दोस्तों, G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, उसको लेके हमने बहुत बातें करी हैं, तो ज़्यादा अब इसमें डिटेल में मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज इसको लेके बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं एडिटोरियल्स में। इवन एक फ्यू मिनट्स का वीडियो था जो कि लास्ट सैटरडे आया था,
G20 की जो प्रेसिडेंसी भारत के पास अब आई है 2023 में, क्या क्या इंपॉर्टेंट की टेकअवेज होंगे, यहाँ पे कुछ फैक्चुअल बातें हम समझेंगे। एक ना इकोनॉमिक एडवाइस, अब ये तो डेफिनेटली दिस इज वेल अंडरस्टूड कि क्योंकि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है तो भारत के पास मौका भी है कि कैसे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जिसको हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन, अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें या इवन साउथ एशियन रीजन की बात करें, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, कैसे इंडिया इन इश्यूज को, इन कंसर्न्स को रेज कर सकता है अपनी प्रेसिडेंसी के चलते। लेकिन यहाँ पे कुछ आंकड़े हमारे सामने क्या बताते हैं। एक वर्किंग पेपर एक बनाया गया था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री जी को दिया गया था, जहां पे ये बात स्पष्ट करी गई दैट अभी दुनिया जितनी भी कोशिश कर रही है कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स अचीव कर लेंगे, लेकिन वो टारगेट्स 2078 तक, यानी कि आज से 50, अभी तो 2022 है तो आप लगा लीजिए, यानी कि लगभग 60 साल के बाद, ये 58 ईयर्स के बाद ये टारगेट्स अचीव हो पाएंगे। ये कहता है कि इंडिया का यहाँ पे फिर भी चांस थोड़ा पहले है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने का। जिस गति से दुनिया चल रही है उस गति के हिसाब से यहाँ पे मेंशन करा गया है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल अचीव द SDG बाय 2078। लेकिन अगर भारत की बात करें तो इंडिया कैन अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इफ नॉट बाय 2030 देन एटलीस्ट बाय 2060। नाउ यूएन ने भी रिसेंटली, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी रिसेंटली SDG रिपोर्ट ऑफ 2022 रिलीज करी गई थी। और यहाँ पे क्या बात करी गई है, यहाँ पे यूएन की जो रिपोर्ट रिलीज करी गई थी वहाँ पे ये बात करी गई है दैट देखिए जो भी पिछले 2 सालों में जो क्राइसिस आए हैं, चाहे वो महामारी हो, कोविड हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के कारण क्राइसिस हो, या चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, इसके चलते बेरोजगारी बढ़ी है, फूड क्राइसिस बढ़ा है, न्यूट्रिशन क्राइसिस बढ़ा है, एनर्जी प्राइसेस में वोलेटिलिटी है, लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं पैंडेमिक के चलते। अब जहां पे फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात आती है तो इंडिया कैसे इस इशू को एड्रेस कर सकता है। एक तो एड्रेस करना होता है और एक प्रेरित करना होता है कि प्रेरणा मिलना। देखिए अब फूड प्रोडक्शन के मामले में हमारा भी रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं था। 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन, थैंक्स टू MS स्वामीनाथन, थैंक्स टू नॉर्मन बॉलो, कि हमने ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोग्राम शुरू किया, ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोग्राम के चलते हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। डेफिनेटली अभी हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इतना अच्छा नहीं कह सकते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आज हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, उस योजना के चलते भी हमने महामारी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को अनाज दिया था। उसके अलावा हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्चर जैसे सिक्किम में है, या नेचुरल फार्मिंग का कल्चर जो आंध्र प्रदेश में है, तो ये शोकेस कर सकते हैं कि कैसे हम सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स भी जा सकते हैं, फूड प्रोडक्शन को भी इन्हांस कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज के जरिए भी और पुराने ट्रेडिशनल तरीकों के जरिए भी, और कैसे हमारा अनुभव जो रहा है, हमारा जो सफर रहा है फ्रॉम बीइंग अ फूड डेफिशिएंट नेशन टू अ फूड सरप्लस नेशन, तो ये बातें जरूर प्रेरणा दे सकती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। नेवरदलेस, लेकिन ये बात भी हमने कल भी डिस्कस किया था, कल आपको याद होगा मैल न्यूट्रिशन का आर्टिकल हमने जो हिंदू में आया था डिस्कस किया था। ये बात भी सच है कि लगभग 35%, ये बात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी आई थी, केवल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये बात मेंशन नहीं थी। लगभग हमारे जो देश में जो 35% जो बच्चे हैं वो अभी भी मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं, और उनकी इतनी अच्छी हाइट नहीं निकल रही है, उनके हाइट के हिसाब से उनका वेट इतना अच्छा नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब स्टे कमिटेड ऑन एनर्जी सिक्योरिटी की जहाँ पे बात आती है, तो देखिए अब हमने एनर्जी सिक्योरिटी, अब एनर्जी ट्रांजिशन में भी हमने सिग्निफिकेंट यहाँ पे अचीवमेंट्स अटेन करी हैं। हमने 2015 में COP21 जो कि पेरिस में हुआ था, वहाँ पे जो हमने एम्बिशियस टारगेट्स अनाउंस करे थे एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, तो हमने वो काफ़ी हद तक टारगेट्स अचीव कर भी लिए हैं। लेकिन साथ के साथ अभी एकदम से हम सारा का सारा डिपेंडेंसी रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं कर सकते हैं। हमने इस बात को लेके भी बहुत कैटेगोरिकली आवाज़ उठाई भी है COP27 में, दैट अभी फेज आउट हम नहीं कर पाएंगे कोल को। अब समझो कि अभी हमारे यहाँ पे 140-145 करोड़ की आबादी है, एकदम से हम अंधेरे में नहीं रह सकते कि अगर आज हम कोल को इंपोर्ट ना करें। अगर हम कोल को इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो बिजली ऐसे नहीं चलने वाली है, बिजली नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी। तो हमने ये बात कोशिश करी है क्लियर करने की। एट द सेम टाइम हम कमिटेड हैं टुवर्ड्स नेट जीरो बाय 2070। लेकिन अभी भारत के लिए क्या यहाँ पे योगदान रहेगा, भारत की क्या भूमिका रहेगी कि हम डेवलप्ड देशों को अभी भी अकाउंटेबल यहाँ पे रखें। फोकस हमारा रहे क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और कैसे हम सस्टेनेबल तरीके से इमिशंस रिडक्शंस के पाथ पे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए जब अब यहाँ पे डिजिटल इंक्लूजन एक तीसरा एक एस्पेक्ट है जो कि प्रेरणा दे सकता है, प्रेरित कर सकता है डेवलपिंग देशों को। देखिए जब नोटबंदी हुआ तो बहुत सारे लोगों ने देखिए नोटबंदी के टाइम पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई थी। अब देखिए जो लोग तो ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, अब उनके लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उनके घर में कौन सा कोई लाखों में कैश पड़ा हुआ है। लेकिन अब एक बात तो ज़रूर है कि नोटबंदी के बाद
एक जो कल्चर है डिजिटल पेमेंट्स का वो बहुत बढ़ चुका है। मुझे आप नहीं याद कि मैं लास्ट टाइम एटीएम कब गया हूँ कैश निकालने के लिए, बिकॉज आज के टाइम पे आप कहीं पे भी जाते हैं, आपने 5 रुपए का चिप्स का पैकेट लेना हो या आपने चाय पीनी हो, उसके लिए भी आप पेटीएम कर सकते हैं। आपने अपने धोबी, आपके जो धोबी भैया हैं जो आप जिनसे आप कपड़े लेने जाते हैं, उनको भी आप पेटीएम कर सकते हैं। तो ये बात तो जरूर है कि लोगों के अंदर एक बिहेवियरल चेंज आया है। अब लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट है, एटीएम में जाओ, वहां पे लाइन में खड़ो, पैसे निकलवाओ, और अच्छा एक ये भी होता है कि आपकी जेब में पैसे हो तो वो खर्चे भी जल्दी जाते हैं। तो नेवरदलेस आज के टाइम पे लोग क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं, डेबिट कार्ड्स हो गया, यूपीआई हो गया। और ये जो बिहेवियरल कल्चर जो आया है, स्ट्रीट वेंडर्स की हम बात करें, जो चाय वाले हैं, जो बाहर हम रोड साइड पान वाले देखते हैं, पनवाड़ी की शॉप देखते हैं, वहां पे भी पेटीएम कल्चर है, यूपीआई कल्चर है। इतना ज्यादा डिजिटाइजेशन इतनी जल्दी भारत में आ पाएगा पेमेंट्स के मामले में किसी को उम्मीद नहीं थी। देखिए नोटबंदी हुए को भी 6 साल ही हुए हैं। लेकिन ये अगेन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि प्रेरणा दे सकता है डेवलपिंग देशों को। और तो और जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो टिक्की वाले भैया हो गए, आपके जो बाहर चाय वाले भैया हो गए, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो चीजें फूड स्ट्रीट की हम बात करें, जो बाहर चीजें जो बेचते हैं, वो आज के टाइम पे डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम भी अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में वाकई में पकौड़े बनाने के आपको ज़्यादा पैसे मिले, कि पकौड़े वाले की ज़्यादा मौज हो, ठीक है। हम ऐसे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पकौड़े तलने वाले की ज़्यादा यहाँ पे कमाई हो सकती है, चाय बनाने वाले की ज़्यादा कमाई हो सकती है। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं आज के टाइम पे वो कहते हैं कि भाई हम भी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करना चाहते हैं, हम भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन के साथ डिजिटल इंक्लूजन बढ़ रहा है, और इस बात का जो फायदा है खास करके जो लोअर मिडिल क्लास, अगर हम फैमिलीज की बात करें, वो बहुत ज़्यादा उठा रही हैं। ठीक है, जो डिजिटल डिवाइड है वो रिड्यूस हो रहा है। अगेन ये एक ऐसी बात है, डिजिटल इंक्लूजन एक ऐसी बात है जो कि प्रेरणा दे सकती है डेवलपिंग देशों को। अंत में यहां पे बात करेंगे क्या यहां पे 6 स्टेप्स दिए गए हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फाइनेंसिंग। तो एक तो है कि आपके जो टैक्स रेवेन्यूज है, देखिए अगर सरकार के पास पैसा आएगा, खर्चा ज्यादा, तभी सरकार कर पाएगी, तो रेवेन्यूज को मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। फिर आती है बात कि इंक्रीजिंग द सॉवरेन बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि हम प्राइवेट कैपिटल मार्केट से भी ज्यादा फंडिंग, देखिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए फाइनेंसिंग तो चाहिए, फंडिंग चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? या तो अपने खर्चे कम करो और अपनी इनकम को ऑगमेंट करो, यानी कि टैक्स बढ़ाओ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, या फिर बाहर से बोरो करो। तो चाहे वो डेवलपमेंट बैंक्स हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट कैपिटल मार्केट्स हो, चाहे वो बाकी देशों से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से हम असिस्टेंस ले रहे हैं, ग्रांट ले रहे हैं, या फिर फिलांथ्रोफी हो, प्राइवेट फाउंडेशन हो। तो ये फंडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फाइनेंसिंग के लिए। तो जो हमारी जो स्ट्रेंथ्स रही हैं, डिजिटल इंक्लूजन हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, या अगर हम जो कोशिशें कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के फाइनेंसिंग के लिए, ये बातें हमने मोबिलाइज करनी है अपनी प्रेसिडेंसी को यूटिलाइज करते हुए, और ये लेवरेज हमारे पास है आने वाले 1 साल में। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे इजी है। व्हाट इज जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट? हाउ कैन इट हेल्प टू एड्रेस द बैकलॉग ऑफ केसेस इन जुडिशरी? 250 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। आप अगर इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये लिंक को देखेंगे, तो आप क्लिक करेंगे, आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। कोशिश रहती है कि यहाँ पे शाम को 6 बजे मॉडल आंसर और बेस्ट आंसर दोनों ही आपको यहाँ पे मिले। कई बार होता है कि स्किप हो जाता है बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, बट नेवरदलेस कोशिश हमारी रहती है। और इन केस अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको वो लिंक लगता है कि वो नहीं आपको दिख रहा, लिंक एक्सपायर कर चुका है, तो आप हमारे इस नंबर पे टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 6280133177 एंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कीजिए। बेस्ट आंसर आडी का है, आडी अब आपका पूरा नाम यहाँ पे नहीं मेंशन था, मनमीत मैम ने आंसर शेयर किया। सबसे अच्छी बात, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे कैश ट्रांसफर्स की बात करी जा रही थी कि कैश ट्रांसफर्स इकलौता तरीका है जो फूड इनसिक्योरिटी को या मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सकता है, कि दिस इज ओनली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और वन ऑफ द वेज टू एड्रेस फूड इनसिक्योरिटी। तो ऑब्वियसली आई मीन कैश ट्रांसफर्स के चलते हम पूरी तरह से कंप्लीटली तो नहीं मैल न्यूट्रिशन की लड़ाई से अगेंस्ट लड़ सकते हैं। बड़ी अच्छी यहाँ पे इन्होंने चीज़ें वे फॉरवर्ड में मेंशन करी है, जहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात आती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने FSSAI का ईट राइट कैंपेन की भी बात करी है। तो एक तो है फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करना, एक है न्यूट्रिशन को एड्रेस करना, दोनों चीज़ों को यहाँ पे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। प्लीज डू रीड दिस आंसर, वेरी वेल डन एडी फॉर द आंसर। बाकी जाने से पहले हमारा जो डेली का एडवर्टाइजमेंट रहता है वो है असंभव को संभव करने वाला हमारा प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स। मंडे टू सैटरडे आपके साथ लाइव क्लासेस यहाँ पे शेयर की जाएंगी। इनफैक्ट मंडे से ही 28 नवंबर से ही हमारा ये लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो मंडे से एनवायरमेंट की क्लासेस होंगी, मनमीत मैम एनवायरमेंट पढ़ाते हैं, मनमीत मैम ये क्लासेस लेंगे। सो दोस्तों, यदि आप इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये क्रैश कोर्स
30 अप्रैल 2023 तक रहेगा। यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अभी हमारे इस टोल फ्री नंबर पे हमको कॉल करें 1800-890-3043 और इस कोर्स में जुड़े, इस कोर्स का फायदा उठाएं और अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और स्ट्रीमलाइन करें। यहाँ पे आपके साथ कंटेंट स्टैटिक और करंट अफेयर्स का तो शेयर करा ही जा रहा है, लेकिन साथ के साथ आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। ये हमारा कूपन कोड है संभव। यदि आप इसको अवेल करना चाहते हैं कोर्स को तो भी आपको 10% ऑफ मिलेगा, जिसके चलते इस क्रैश कोर्स की प्राइस 10,799 रहेगी। चलिए, सो मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपसे कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।